हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज आपके लिए बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की तरफ से एक धमाकेदार सेशन लेके आया हूं, जिसमें आपके लिए आरएमएल और एसजीपीजीआई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं। बहुत सारे एमसीक्यू डायरेक्ट आने वाले हैं उस एग्जाम में। तो आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे और सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे इसको, जिससे कि उन सभी दोस्तों को इससे बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाऊंगा जो माइनर सी चीज़ें होती हैं और गलती हो जाती है उनसे कंडक्ट करने में, तो जिसकी वजह से हमारे एग्जाम में वो नंबर कट हो जाते हैं और हमें माइनस की तरफ ले जाते हैं। चलिए, तो आज के बाद ये गलती नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लर्न करेंगे आज मेरे साथ में। तो आज की क्लास का पहला एमसीक्यू जो कि ड्रॉप फैक्टर से है। पिछली बार नॉट सेट में इस ड्रॉप फैक्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे और तीनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त थे, सॉलिड थे। और तीनों क्वेश्चन ही बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में थे, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको मिस कर दिया था, एस्केप कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि वो 3 नंबर पीछे रह गए थे। 3 नंबर मतलब 1 नंबर भी किसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, आज के क्वेश्चन का पहला एमसीक्यू जो ड्रॉप फैक्टर से है, देखेंगे, सीखेंगे, इसको सीख के जाएंगे कि क्या कह रहा है ये। एक पिगी बैग ऑफ शिफाजोलिन, यानी कि एक पिगी बैग है शिफाजोलिन का। शिफाजोलिन क्या है? एक ड्रग है। कौन सी ड्रग है ये? मैं बता दूं आपको, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की है ये। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एक ड्रग है। उसको हम नाम बोल रहे हैं इसको सिफाजोलिन। तो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो ड्रग है उसका नाम क्या है? सिफाजोलिन। 500 mg दी हुई है यहाँ पे। कितनी? 500 mg। इन 500 ml, यानी 50 ml, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, यानी कि 5% डेक्सट्रोज के अंदर, 5% डेक्सट्रोज के अंदर एक ड्रग है जिसका अमाउंट कितना है? 500 mg। और 50 ml के अंदर क्या है? फ्लूइड है, मतलब 50 ml, उसके अंदर क्या है? 500 mg ड्रग है, जो हमको एडमिनिस्टर करनी है ओवर 20 मिनट। एडमिनिस्टर कितनी देर में करनी है आपको? 20 मिनट के अंदर इसको क्या करना है? एडमिनिस्टर करना है, बिल्कुल। द ट्यूबिंग हैज ए ड्रॉप फैक्टर ऑफ 15 ड्रॉप पर मिनट। चलिए, एक ड्रॉप फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी आपके पास क्या है? ड्रिप सेट है जिसका ड्रॉप फैक्टर कितना है? 15 ड्रॉप पर मिनट। शुड द नर्स रेगुलेट द इन्फ्यूजन टू रन। तो यहाँ पे बोला गया है कि नर्स को कितने ड्रॉप पर मिनट इन्फ्यूजन रेट को सेट करना होगा, जिसकी वजह से वो जो अमाउंट है ड्रग का, फ्लूइड का, वो 20 मिनट के अंदर क्या हो जाए? एडमिनिस्टर हो जाए पेशेंट को। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 500 mg जो मेडिसिन है 50 ml फ्लूइड के अंदर है, और 50 ml फ्लूइड नर्स को 20 मिनट के अंदर एडमिनिस्टर करना है। और यहाँ पे ड्रिप सेट का जो ड्रॉप फैक्टर दिया गया है वो 15 ड्रॉप पर मिनट दिया गया है। तो ये 15 ड्रॉप पर मिनट ड्रॉप फैक्टर दिया गया है। इसके हिसाब से कैलकुलेट करके एक डॉक्टर नर्स को पूछना चाह रहा है यहाँ पे कि कितने स्पीड से, यानी एग्जामिनर पूछ रहा है कितनी स्पीड से नर्स को सेट करना है, कितनी ड्रॉप पर मिनट सेट करनी है, जिसकी वजह से ये अमाउंट 20 मिनट में निकल जाए, यानी कि पूरा का पूरा ये 20 मिनट के अंदर पेशेंट को एडमिनिस्टर हो जाए। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ड्रॉप फैक्टर का, ड्रॉप फैक्टर। चलिए, ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला, यानी कि जो अमाउंट दिया गया है, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड किसके अंदर आपको लेना है? एमएल में। अच्छा, अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन एमएल अपॉन टाइम। टाइम किस में देखना है आपको? मिनट में, इन मिनट। टाइम को किस में देखना है? मिनट में। और मल्टीप्लाई कर देना है किससे? ड्रॉप फैक्टर से, ड्रॉप फैक्टर से। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि जो अमाउंट लेना है वो एमएल में लेना है, और टाइम जो लिखना है वो मिनट में लिखना है, और मल्टीप्लाई कर देना है ड्रॉप फैक्टर से। तो चलिए, यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट कितना है?
यहाँ पे अमाउंट फ्लूइड का आएगा क्योंकि ड्रॉप फैक्टर निकाल रहे हैं, ड्रॉप रेट निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो सिफाजोलिन का mg दिया गया है वो 50 ml के अंदर ही है, यानी कि सिफाजोलिन इंजेक्शन है वो 50 ml डेक्सट्रोज के अंदर दिया गया है। तो सिफाजोलिन से कोई रिलेटेड नहीं है, उसकी mg चाहे कितना भी इसमें एडमिनिस्टर कर दो, कितना भी इसके अंदर डाइल्यूट कर दो, लेकिन उससे कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, फ्लूइड देखना है। तो फ्लूइड कितना है इसके यहाँ पे आपको, आपके पास 50 ml। तो टोटल अमाउंट हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट जो फ्लूइड है उसको हमें किस में लिखना है, ml में। तो ये तो पहले से ही ml में दिया गया है, तो इसको तो चेंज करने की नीड नहीं है। बिल्कुल ड्रॉप फैक्टर बराबर, यानी कि जो फ्लूइड है ml के अंदर वो लिखना है आपको। तो टोटल अमाउंट कितना है, 50 ml, 50 ml अपॉन टाइम कितना दिया गया है, मिनट में लिखना है आपको। तो आवर में तो पहले से ही नहीं है, इसमें इसमें तो मिनट में पहले से ही दिया गया है, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20 मिनट। अच्छा मैंने बताया मल्टीप्लाई कितने किससे करना है, ड्रॉप फैक्टर से। तो ड्रॉप फैक्टर कितना दिया गया है यहाँ पे, 15 ड्रॉप पर मिनट, 15 ड्रॉप पर मिनट, ये आपके पास ड्रॉप फैक्टर दिया गया है। तो यानी कि ये 50 ml फ्लूइड है, 20 मिनट टाइम है, ड्रॉप फैक्टर कितना, 15। तो कैलकुलेट करेंगे इसको, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये हो जाएगा 750 अपॉन लिखेंगे 20। जीरो से जीरो काट देंगे यहाँ पे, 2 से 7 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे अब 2 से फिर 15 को क्या करेंगे, कट करेंगे, तो ये 7 बार कट होगा 15, फिर से एक रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 37.5, 37.5 पर मिनट, 37.5 ड्रॉप पर मिनट, ड्रॉप पर मिनट। चलिए यहाँ पे जो आपको इन्फ्यूजन रेट सेट करनी है समथिंग 37.5 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से आप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट है पूरा का पूरा कितनी देर में निकल जाएगा, 20 मिनट में। तो देखिए यहाँ पे कोई है 37.5, यहाँ पे 40 ड्रॉप है, 40 ड्रॉप है, दूसरा 25 ड्रॉप है, तीसरा 48 ड्रॉप है, चौथा 38 ड्रॉप है। तो देखिए 37.5 यानी 38 के समथिंग ही है ये। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर होने वाला है वो डी आंसर राइट होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, डी। तो ऑप्शन में 38 है, 37.5 है ही नहीं। तो आपको 1 मिनट में इतना ड्रॉप सेट करना है, 38 ड्रॉप पर मिनट सेट कर दो, जिससे क्या होगा, ये अमाउंट पूरा का पूरा कितनी देर में एडमिनिस्टर हो जाएगा, 20 मिनट के अंदर एडमिनिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों सीख चुके होंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, if bp cup too small size than normal size of cup then identify the bp reading। यहाँ पे दिया हुआ है कि बीपी कफ जो है, यानी कि कफ, यानी कि ब्लैडर की बात हो रही है यहाँ पे, कफ ब्लैडर यानी कि जो हम हाथ में क्या करते हैं इसको टाई करते हैं उसकी बात हो रही है। तो बीपी कफ क्या है यहाँ पे, टू स्मॉल, बहुत छोटा है, नॉर्मल नॉर्मल साइज से क्या है यहाँ पे, बीपी कप छोटा छोटा है। तो बीपी की रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ब्लड प्रेशर कैसा आएगा, क्या ब्लड प्रेशर हाई, फॉल्स हाई रीडिंग, या फिर फॉल्स लो रीडिंग, या फिर नॉर्मल बीपी, या फिर नॉट मेजर, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जब आपके पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीपी कफ क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, मतलब स्मॉल है। तो अगर बीपी का स्मॉल है तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल बताइए यहाँ पे। चलिए सोचने वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन में जो बीपी कफ दिया गया है वो स्मॉल दिया गया है। तो याद रखना है आपको, मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ आपके लिए, टू स्मॉल बीपी कफ यानी कि बहुत ज्यादा छोटा बीपी कफ है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, टू लार्ज बीपी कफ, बीपी कफ, ज्यादा बड़ा बीपी कफ है तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है।
चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ पे। टू नैरो बीपी कफ, टू नैरो बीपी कफ, अगर बीपी कफ बहुत ज्यादा नैरो है तो क्या इफेक्ट पड़ता है ब्लड प्रेशर पे। एक और देखिए, टू वाइड बीपी कफ, अगर बीपी कफ बहुत ज्यादा वाइड है, चौड़ा है, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हम सभी तरह से क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी दे सकता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन तो कैसे भी दे सकता है। तो हमको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, हमारा तो आंसर राइट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे दिया गया है बीपी कप टू स्मॉल है, बीपी कप टू स्मॉल है, तो हमारे ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बीपी बीपी कप कैसा है, बहुत ज्यादा स्मॉल, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स हाई बीपी, फॉल्स हाई बीपी, यानी फॉल्स बीपी आएगा, वो बढ़ा हुआ बीपी दिखाएगा अगर बीपी कप कैसा है, टू स्मॉल। अगर बीपी कप टू लार्ज है, यानी कि ज्यादा बड़ा बीपी कप है, तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स लो बीपी, फॉल्स लो बीपी, यानी कि गलत रीडिंग दिखाएगा, लो बीपी दिखाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर बीपी कप टू नैरो है, बहुत ज्यादा पतला है, तो कैसा बीपी आने वाला है, नैरो बीपी है, तो यहाँ पे भी फॉल्स रीडिंग दिखाएगा, बट हाई बीपी दिखाएगा, हाई बीपी, नैरो में हाई बीपी दिखाता है। और वाइड बीपी कफ है, यानी कि चौड़ा बीपी कफ है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, फॉल्स लो बीपी। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं, एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। बीपी कप टू स्मॉल है, तो स्मॉल में हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए, स्मॉल में आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। कैसे दोस्तों, हम देख चुके हैं यहाँ पे ए आंसर कैसे होगा, जो हमने देख लिया है। अगर छोटा बीपी मतलब बीपी कप स्मॉल है, तो हाई बीपी आएगा, और यहाँ पे लार्ज बीपी कप है तो फॉल्स लो बीपी आएगा, नैरो बीपी कप है तो फॉल्स हाई बीपी आएगा, और वाइड है तो फिर कैसा आने वाला है, लो बीपी कप आने वाला है। क्लियर दोस्तों, चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What clinical finding does a nurse expect when assessing a child with a acute laryngotracheobronchitis? Select all that apply। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन है, साटा वाला क्वेश्चन है ये। तो लैरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो रहा है यहाँ पे, यानी कि क्रूप सिंड्रोम हो रखा है यहाँ पे बेबी को। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स होने वाले हैं बेबी को, क्या बेबी को फीवर होगा, क्रैकल होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, बार्किंग कफ होगा, या इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या क्या सही होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देख लो, इन्फ्लामेशन हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, और जब इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में फीवर तो आएगा ही आएगा, फीवर होगा ही होगा, तो फीवर तो कहीं नहीं जाने वाला है, फीवर तो राइट आंसर आएगा। इसके अलावा क्या और सही है, हाँ जी, बिल्कुल एक से ज्यादा आंसर है इसके अंदर। क्वेश्चन पहले ही बोल रहा है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यानी कि एक से ज्यादा आंसर है इसके अंदर। आपको तो सेलेक्ट करना है कौन सा सही है, आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से सही कौन सा है, बस आपको सेलेक्ट करना है सही कौन सा है इसके अंदर। चलिए निकालिए इसको। तो सबसे पहले देखिए क्लिनिकल फाइंडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, तो लेरेंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस रखा है, तो फीवर तो यहाँ पे राइट आंसर है ही। दूसरा, क्रैकल साउंड होंगे क्या, क्रैकल साउंड होंगे क्या, लेरेंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के अंदर क्रैकल साउंड होंगे। क्रैकल साउंड हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये जो कंडीशन होती है, लंग्स के अंदर एडिमा हो जाए, या लंग्स के अंदर क्या हो जाए, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, जैसे कि निमोनिया, उस कंडीशन में क्रैकल साउंड आते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या होने वाला है, क्रैकल साउंड नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, क्रैकल साउंड नहीं आते। क्या हॉर्सनेस रहेगी, हॉर्सनेस, वॉइस उसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहेगी क्या, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, बिल्कुल दोस्तों याद रखना यहाँ पे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहेगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन कहाँ होगा, उसके लैरिंग्स में भी होगा, तो लैरिंग्स की म्यूकोसा क्या हो जाएगी, लैरिंग्स की म्यूकोसा के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा,
और जब एडिमा देखने को मिलेगा तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी देखने को मिलेगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। क्लियर? क्या इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या बार्किंग कफ रहेगा? बार्किंग कफ होगा क्या ऐसी कंडीशन में, अगर किसी पर मतलब बच्चे को या किसी पर्सन को लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हुआ है तो उसके अंदर बार्किंग कफ देखने को मिलेगा क्या? बार्किंग कफ, जी दोस्तों बिल्कुल, बार्किंग कफ भी एक सिम्टम्स है किसका? लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस का। लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस में बार्किंग कफ भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, इंस्पायरेटरी टाइम पे क्या स्ट्राइडर होगा पेशेंट को? इंस्पायरेटरी, जी बिल्कुल, जब पेशेंट क्या करेगा, इंस्पायरेशन करेगा तो उसको क्या होगा? स्ट्राइडर देखने को मिलेगा। कोई पर्सन जब सांस लेगा तो उस टाइम पे स्ट्राइडर की कंडीशन देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को छोड़ के सारे ऑप्शन क्या है? सही है, जो आपको याद रखना है। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि एडिमा है लंग्स के अंदर, और लंग वो लैरिंग्स के अंदर, तो लैरिंग्स क्या हो जाएगा? उसका नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्राइडर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ए सी डी एंड ई आंसर क्या है? राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। A 39-week pregnant lady in fetal heart rate ausculted in midline above the umbilicus. Then what is the position of fetus inside the womb? देखिए बहुत ही क्लिनिकल प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है जो आपके लिए लेके आया हूँ, शायद हो सकता है आपके लिए नया हो। 39 वीक की प्रेगनेंसी है, उस पे एक प्रेग्नेंट लेडीज क्या करने आई है? फीटल हार्ट रेट ऑस्कल्टेट कराने आई है। यानी कि एक नर्स है, फीटल हार्ट रेट ऑस्कल्टेट कर रही है। और फीटल हार्ट रेट ऑस्कल्टेट कहाँ हो रही है? ध्यान रखना है, ये फीटल जो हार्ट रेट ऑस्कल्टेट हो रही है वो मिड लाइन पे हो रही है, मिड लाइन अबव द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से ऊपर हो रही है मिड लाइन पे। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फीटस इनसाइड द बॉम्ब? यानी कि यूट्रस के अंदर जो फीटस है उसकी पोजीशन क्या होगी इस फीटल हार्ट रेट के बेस पे? तो ध्यान रखना है आपको, आपको जो मदर का एब्डोमन है, यानी कि फीमेल का एब्डोमन है, उस एब्डोमन में एरिया कौन सा है? यहाँ पे अम्बलाइकस, अम्बलाइकस। और बेबी कौन सी पोजीशन में होगा? पहले तो पोजीशन पता करनी पड़ेगी आपको। इस क्वेश्चन में पोजीशन ही पूछी है कि कौन सी पोजीशन में बेबी हो सकता है इसमें। तो याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होने वाला है? यहाँ पे सी, फ्लैंक ब्रीच। देखिए यहाँ पे जो बेबी है ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, यानी कि हेड बेबी का ऊपर है और बटक्स कहाँ है? बेबी के नीचे पेल्विक वाली एरिया में उसके बटक्स देखने को मिलेंगे। अब इस बेबी का हेड कहाँ होगा? अम्बलाइकस से जस्ट एबव होगा, मिड लाइन पे होगा। अगर बेबी, दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे, मान लीजिए मदर का क्या है? एब्डोमन है, और ये क्या है? अम्बलाइकस रीजन। अगर बेबी कौन सी प्रेजेंटेशन में होता? बेबी का हेड नीचे होता और बेबी के फुट ऊपर होते, यानी कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता, तो बेबी का हेड कहाँ होता? मिड लाइन, मतलब इस अम्बलाइकस के नीचे, अम्बलाइकस के नीचे होता, बिल्कुल। तो बिलो दी अम्बलाइकस हम फीटल हार्ट रेट ऑस्कल्टेट करने वाले हैं। फीटल हार्ट रेट आपको ऑस्कल्टेट हो रही है एबोव दी अम्बलाइकस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। अगर प्रेग्नेंट फीमेल के अम्बलाइकस रीजन से ऊपर क्या हो रही है? फीटल हार्ट रेट ऑस्कल्टेट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में बेबी की प्रेजेंटेशन क्या होने वाली है? फ्लैंक ब्रीच, फ्लैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन, फ्लैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन। चलिए दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर बेबी बेबी मतलब यहाँ पे अगर आपको फीटल हार्ट रेट जो है वो ऑस्कल्टेट हो रही है कहाँ पे? बिलो, बिलो दी अम्बलाइकस। अब जो फीटल हार्ट रेट है वो अम्बलाइकस के नीचे, यानी कि बिलो दी अम्बलाइकस ऑस्कल्टेट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में बेबी कौन सी प्रेजेंटेशन में होगा? इसमें होगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में,
वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो दोनों ही आप देख सकते हैं, एक में क्या है ब्रीच प्रेजेंटेशन, दूसरे में क्या है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में फीटल हार्ट रेट कहाँ आएगी, बिलो दी अम्बलाइकस, और अबव दी अम्बलाइकस किसकी आती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में आती है। क्लियर दोस्तों? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको नया हो और आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही इजी था। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विच ऑफ द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट। यानी कि किसी पर्सन के क्या चल रहा है, टीपीए चल रहा है, उस कंडीशन में क्या करना है आपको, प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट पूछा गया है कि क्या होगा यहाँ पे। तो पहले तो देख लिए टीपीए होता क्या है। टीपीए मींस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करता है, इसका काम क्या है, क्यों यूज किए जाते हैं, पर्पज क्या है इसका। तो याद रखना, इसको क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, टू डिसॉल्व द क्लॉट और थ्रोम्बस। अपनी बॉडी में क्लॉट बन गया हो और थ्रोम्बस बन गया हो तो उसको हमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है उसको। उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, टीपीए यूज करते हैं। टीपीए यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यूज करते हैं। मोस्टली इनको क्लॉट बन जाते हैं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर स्ट्रोक वगैरह वाली कंडीशन हो गई है, उस कंडीशन में इनको यूज किया जाता है क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। तो पर्पज याद रखना, इनको क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। कौन से एग्जाम्पल है इनके, कौन सी मेडिसिन आती है इसके अंदर, तो याद रखना है आपको, बहुत फेमस मेडिसिन यानी कि एक तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अच्छा एक और एग्जांपल याद रखना है, यूरोकाइनेज, यूरोकाइनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये ड्रग्स हैं जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के अंदर आती हैं, किडनी से सीक्रेट होते हैं, ये यूरिन के रास्ते से बाहर निकलते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज सीक्रेट भी किडनी से ही होते हैं, देख लो आपकी बॉडी से ही, वहीं से इनको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज होते हैं वो क्या किया करेंगे यहाँ पे, किसी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे और क्लॉट को डिसॉल्व कराने का काम करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं किसका, क्लॉट का। तो याद रखना, अब यहाँ पे इनका क्या पूछा गया, यहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी यानी कि असेसमेंट पूछा गया है कि नर्सिंग की प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहेगा इसके अंदर। एपिकल पल्स रेट को चेक करना, पहला ऑप्शन दे रहा है इसके अंदर एपिकल पल्स रेट को चेक करना, दूसरा दे रहा है इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करना यानी चेक करना, तीसरा साइन ऑफ ब्लीडिंग, चौथा दे रहा है टिश्यू कंपैटिबिलिटी। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, राइट आंसर होने वाला है साइन ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का साइन इसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज क्या करेंगे, क्लॉट को डिसॉल्व कराएंगे और ब्लड को क्या करा देंगे, बहुत ज्यादा थिन करा देंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। न्यू क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो भी क्लॉट होंगे वो डिसॉल्व होंगे, न्यू क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लीडिंग के रिस्क भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए नर्सिंग का प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल साइन ऑफ ब्लीडिंग, उस पर्सन के अंदर ब्लीडिंग के साइन चेक करते रहना जिसके अंदर टीपीए चल रहा है। क्लियर दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A nurse is caring for a 3 year old child with meningitis। वाह, meningitis का पेशेंट है, 3 साल का बेबी है और नर्स केयर कर रही है इसकी। फॉर व्हाट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, कौन से साइन यहाँ पे दे रहा है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के। शुड द नर्स असिस्ट द चाइल्ड, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। वाह, कौन सा क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला, यानी एक से ज्यादा आंसर है इसके अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल आंसर, तो सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी इसके अंदर ऑप्शन डाले गए तो आप सबको पता होगा। आईसीपी यानी कि आईसीपी जब बढ़ता है उस कंडीशन में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स कौन से होंगे, तो बताइए मेरे को, क्या वॉमिटिंग होता है ऐसे पर्सन में, जी बिल्कुल। ऐसा बेबी
जिसके अंदर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो वॉमिटिंग देखने को मिलती है, वॉमिट बार बार आती है। दूसरा क्या हेडेक होगा? जी हाँ, बेबी को हेडेक भी होता है। जब बेबी के फॉन्टानेल क्लोज हो जाए उसके बाद में बेबी को हेडेक शीन होता है। उससे पहले अगर फॉन्टानेल ओपन रहते हैं तो इन्फेंट के अंदर क्या होता है, यानी कि बेबी की एज 18 मंथ से कम है उसके अंदर हेडेक देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे फॉन्टानेल ओपन रहते हैं। तो फॉन्टानेल बल्ज दिखाई देंगे वहां पे, लेकिन हेडेक किसके अंदर रहेगा? चिल्ड्रन के अंदर रहेगा। जिसकी एज 18 मंथ से ज्यादा हो उसके अंदर हेडेक रहेगा। फॉन्टानेल क्लोज हो जाते हैं, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेडेक भी रहता है। ऐसा पर्सन जिसको हेडेक भी रहता है, वॉमिट भी रहता है, आईसीपी बढ़ा रहता है, इरिटेबिलिटी भी रहती है, इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो तीन ऑप्शन तो सही हो गए। चौथा ऑप्शन कह रहा है टैकीपनिया। क्या यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे ब्रेडीपिनिया होता है, ब्रेडीपिनिया, नॉट टैकीपिनिया। तो रेस्पिरेटरी रेट कम होती है, ना कि बढ़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है हाइपोटेंशन, ये भी गलत दे रहा है। हाइपोटेंशन नहीं होता। क्या होता है भैया? हाइपरटेंशन होता है। क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा, हाइपोटेंशन नहीं होगा। तो दो तो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए और तीन क्या है? सही है। तो ए, बी और सी यहाँ पे राइट आंसर है। इंक्रीज आईसीपी के चिल्ड्रन के अंदर क्या है? सिम्टम्स है। क्लियर? चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आज सेशन कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, छोटे टाइम के लिए मैं लेके आया था, और इसके अंदर आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं। कल की क्लासेस में मिलेंगे आपको एक धमाकेदार सेशन के साथ में। और कल से शायद हो सकता है हम आपके लिए लाइव आने लगे, तो आप भी हमारे साथ बैठ के पढ़ेंगे यहीं पे। दोस्तों यहीं पे स्टॉप करते हैं अपनी क्लासेस को। तो इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।